बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और इस्लामाबाद के ईवानों में और इक़्तिदार के कोनों खुदरों में एक बार फिर ये खबरें ज़ेर गर्दिश है कि खास साहब से डील हो रही है और इस बार हुकूमत से बात हो रही है। हुकूमत के लोग अपोजिशन से मुलाकातें कर रहे हैं, उन्हें डीलें ऑफर कर रहे हैं। दूसरी तरफ से भी बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया जा रहा है। यानी वो अपोजिशन जो कल तक ये दावे करती थी कि हुकूमत के पास तो ताकत ही नहीं है कि डील कर सके, असल ताकत तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, फौज के पास है। हाँ, सब भी कहते थे वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट या उनका कोई नुमाइंदा मिलना चाहे, बात करना चाहे तो हम ज़रूर करेंगे। तो बार बार खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से बात की ख्वाहिश की, लेकिन वहाँ से जवाब मिला कि आपको ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। खान साहब की बहनें भी ये कहती रहीं कि इस्टेब्लिशमेंट हमें बताए कि वो क्या चाहती है, हम इमरान खान को मना लेंगे। तो अब सारे मिलकर ढोल बजा रहे हैं कि हुकूमत के साथ डील हो रही है। और नजम सेठी साहब ने भी इस हवाले से दावा किया कि खान साहब को डील की ऑफर की गई है। तो पीटीआई के एक धड़े का मौकफ तो ये कि साड़ी गल बन गई है। अब सवाल है कि क्या ये डील मान ली गई है, एक्सेप्ट कर ली गई है? क्या पीटीआई ने मान लिया कि असल ताकत हुकूमत के पास है, एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है? और अगर इमरान खान को कोई जेल से रिहा करा सकता है तो वो शहबाज शरीफ है, उनकी हुकूमत है। क्या इमरान खान और उनकी बहनों की गलत फहमी दूर हो गई है कि जो करेगी फौज करेगी? और अगर पीटीआई हुकूमत के साथ बातचीत करने पर आमादा हुई है तो क्या उन्होंने हुकूमत को लेजिटिमेट मान लिया है, आईनी कानूनी मान लिया है? अब ये फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं रही तो इसके साथ मामला तय करने शुरू हो गए। तो इस सारी खबरों में एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। इस्टेब्लिशमेंट अपने कामों में बड़ी बिजी है और दुनिया की डीलें करा रही है। मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान चले गए हैं, मशहद पहुंच चुके हैं, ईरानियों को कन्विंस कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करें और उनको समझा बुझा कर जिनेवा भेजने की कोशिश करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर हैं। यहाँ पर फिलहाल इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो सियासी मामला को हैंडल कर रहा हो। तो एक धड़ा कह रहा है कि डील हो रही है, गल बन गई है। दूसरा धड़ा जो पाकिस्तान के बाहर है वो कुछ और बेच रहा है, जो इमरान खान के बारे में तस्वीर शेयर कर रहे हैं और उस पर लिख रहे हैं कि नो डील, नो सरेंडर, जस्ट रेजिलियंस। तो अगर मैं इसका तर्जमा करूँ आसान अल्फाज में तो मतलब ये कि नियाज़ी साहब जेल में ठीक है, डील करना तो दूर की बात, इमरान खान साहब से कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, कोई उन्हें मुंह नहीं लगा रहा। तो ये जो खपती वीलॉगर बन गए हैं, पहले सियासतदान थे शहबाज गिल, कासिम सूरी, अब ये हर दूसरे दिन अपना तबला बजाने बैठ जाते हैं और न्याजी के नाम पर जेबें भरते हैं। तो इन्होंने एक नया तरीक़ेकार ढूंढ लिया है, नया कारोबार ढूंढ लिया है। तो असल बात यह कि पीटीआई वालों ने खान को कभी भी बाहर नहीं आने देना, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद इनके लोग हों या पाकिस्तान से बाहर हों। अडयाला के बाहर आप देख लें, हर मंगल को एक हजूम जमा होता है, एक मंडी लगती है, फोटोशूट्स होते हैं, प्रोफाइल बनती हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक मेला लग जाता है। लेकिन जो असल काम है वो नहीं होता। ना खान साहब की रिहाई होती है, ना उनसे मुलाकात होती है। तो खान के बारे में पीटीआई वालों को पूरा यकीन है, क्योंकि उनसे बेहतर खान को कोई नहीं जानता कि खान एक गैर मुस्तकिल मिजाज शख्स है। जेल से बाहर निकला तो सबसे ज़्यादा मुश्किल उन पीटीआई वालों को होनी है जो इस वक्त खुद को लीडरशिप समझे बैठे हैं। खान साहब ने इन सबको उठाकर डस्टबिन में फेंक देना है और खान साहब का पुराना वतीरा है कि लोगों को इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग उनकी रिहाई के लिए कोई सीरियस एफर्ट भी नहीं कर रहे। अब सियासत में इख्तलाफ राय होता है और इख्तलाफ ही सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद सर्वाइवल होता है कि आपने मुश्किल हालात में किस तरह निकलना है। ये सियासत के फंडामेंटल हैं, बुनियादी रूल्स हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही आपको हरा हरा नज़र आए और आप हर वक्त हरियाली में घूमते फिरते रहे, कभी वो घास सूख भी जाती है। तो मुश्किल वक्त आता है, असल चीज़ उस मुश्किल से निकलना होता है। लेकिन यहाँ पे तहकीक इंसाफ ने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया और अब अगर कोई हाथ मिलाता है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ ने महमूद अचकज़ई से और बैरिस्टर गौर से हाथ मिलाया तो इनको तकलीफ होगी, तो और वो तकलीफ हुई है। शहबाज गिल ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया और ट्वीट किया कि काश आप याद रखते इन लोगों के हाथों पर हमारे लोगों का खून है, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से माजरत करनी चाहिए। तो ये वो लोग हैं
जो चाहते हैं कि खान के लिए कोई भी बातचीत ना हो, कोई भी उनके साथ नेगोशिएट ना करे। मुज़ाहमत इनकी ऐसी है कि धोतियाँ छोड़कर मुल्क से बाहर भागे हुए और वहाँ बैठकर बकवास कर रहे हैं। तो शहबाज गिल या इस जैसे और लोग पीटीआई के लोगों के लिए एक फप्पे कुटनी है, लगाई बुझाई करते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये नागा दा मुंडा पीटीआई के लिए भी नाग बन गया। दूसरे कासिम खान सूरी साहब है, उन्होंने भी व्लॉगिंग शुरू की हुई है। टैक्सी चलाते थे तो शायद इतना गुजारा नहीं होता था, आमदनी कम थी, तो उनको सिखा दिया गया कि बैठ के यूट्यूब पे जहर के टीके लगाओ तो तुम्हें बहुत माल मिलेगा, और ऐसा ही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को बदतरीन कैद में रखा हुआ है कि वो किसी तरह टूट जाए, डील कर लें, अवाम की आज़ादी का मुकदमा छोड़ दें। उन्होंने ये भी दावा किया कि इमरान खान ने पैगाम भेजा कि मेरी बहनें जल्द अज जल्द मुझसे मिलें। खान साहब ने ये पैगाम किसके जरिए भेजा? अगर पैगाम ही भेजना था तो पैगाम भेजते कि तहरीक चलाओ, फला दिन ये काम करो, फला दिन ये काम करो, लेकिन पैगाम क्या भेजा कि मेरी बहनें जल्द अज जल्द मुझसे मिलें। तो बहनें मिलके क्या कर लेंगी? और बहनें कौन सा जेल के ऊपर से जाएंगी और मिलेंगी? बहनों ने तो खुद इमरान खान से मुलाकात बंद कराई है। अगर इमरान खान की बहनें इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आकर मीडिया से बात ना करें और उल्टे सीधे पैगामात ना दें तो इनकी मुलाकातें जारी रहती। लेकिन इनको पता था कि इस तरह तो मुलाकातें जारी रहेंगी और हम डाकिए बने रहेंगे, तो इन्होंने जानबूझकर इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला के बाहर मेले लगाकर अपनी मुलाकातें बंद कराई है। इसी वजह से इनको इनकी गलत हरकतों की वजह से, कानून तोड़ने की वजह से और कई गैर कानूनी काम करने की वजह से भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, क्योंकि गिरफ्तारी करेंगे तो फिर कोई और आ जाएगा इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। तो फिलहाल स्टैब्लिशमेंट, हुकूमत या जो भी इमरान खान एंटी एलिमेंट है, उनको ये वाला सेटअप सूट करता है। पीटीआई के लोगों से गुजारिश है कि वो इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं कि वो डट के खड़ा है, वो मान नहीं रहा, तो डील का ख्याल दिल से निकाल दें। डील तब होती है जब दोनों फरीक बराबर और ताकतवर हों। आज से 2-3 साल पहले अगर इमरान खान के साथ कोई डील की बात हो रही थी तो उस वक्त खान साहब की माइट नज़र आती थी, लोग सड़कों पर थे, लॉन्ग मार्च हो रहे थे, जलसे हो रहे थे, खुद खान भी बाहर था, और फिर जब पकड़ा गया उसके बाद भी थोड़ी बहुत ताकत नज़र आई। लेकिन अब तो पीटीआई के अंदर ना स्ट्रीट पावर की ताकत है, ना सियासी ताकत नज़र आती है, क़यादत बटी हुई है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने मुल्क को तकसीम करने की जो रवायत है वो बरकरार रखी है। अभी कल ही पेट्रोल 74 रुपये लीटर कम हुआ, तो इन्हें इस बात की कोई खुशी नहीं। गालियाँ बदस्तूर दे रहे हैं, यानी कोई अच्छा काम भी करे तो कम अज़ कम उस वक्त शर्म आनी चाहिए कि चलो आपके लिए नहीं, पूरी कौम के लिए तो अच्छा काम हुआ है। अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है तो फ़ायदा पख्तूनों को भी होना। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पठान चलाते हैं, कराची में पठान माफिया का कब्जा है पूरी ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और ये पहले एएनपी के वर्कर थे, फिर उसके बाद इमरान खान को इन्होंने अपना हीरो मान लिया। लेकिन उसके बाद भी गालियां दे रहे हैं कि नहीं पेट्रोल 150 का होना चाहिए, और इमरान खान के दौर में पेट्रोल जो है वो खान ने 170 से 190 करने की बजाय 150 में कर दिया था। तो खान ने तो मामलात को ख़राब करना था, आईएमएफ के साथ डील को सबूताज कर रहा था, और खान ने ऐसा किया। खान ने आईएमएफ के साथ डील तोड़ी, जिसके बाद पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। और ये काम उस वक्त किया गया जब खान को पता था कि उसकी छुट्टी होने वाली है, तहरीक अदम एतमाद यकीनी हो चुकी थी। खान फौज से मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन फौज मुंह नहीं लगा रही थी, तो उसको अंदाजा था कि वो घर जाने वाला है। तो उसने मुल्क की मईशत और मुस्तकबिल की बजाय सिर्फ ज़ाती और सियासी सोचा कि लोग बाहर निकल आएंगे। तो ये मफाद परस्ती की इंतहा थी कि माहिदा तोड़ के पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पहुँचाया। अब ये वही सोच है जो ये कहते हैं कि हम इक़्तिदार में नहीं तो मुल्क पर एटम बम फेंक दो। तो इनसे पूछा जाए कि जब एटम बम गिरेगा तो ये नहीं मरेंगे? तो ये अकल से पैदल लोग हैं, उनके कायदे मोहतरम भी अकल से पैदल है। जब तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इमरान खान को अच्छे लोग नहीं मिले, तो उनको ये कहना चाहिए कि इमरान खान के पास इतनी ज़हनी सलाहियत नहीं थी कि वो अच्छे लोगों का इंतखाब कर सकता। अगर कप्तान अपनी टीम ही अच्छी नहीं ले सकता तो फिर वो कप्तान किस बात का है? तो असल ख़राबी जो है वो टॉप लीडरशिप के ऊपर है, ऊपर के दिमाग की ख़राबी है। और अब अगर वो जेल में अपनी मर्ज़ी से है तो हमारी तो दुआ है कि जहाँ रहे वो खुश रहे। अब खुद ही आप डील की खबरें चला रहे हैं, कुछ लोग तो नवंबर में रिहाई की खबरें भी दे रहे हैं। तो मेरे पास तो इतला ये है कि हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, और हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात है वो सिर्फ इतने हैं कि तहरीक इंसाफ जो बाकी मानदा है, जो जेल से बाहर है, वो जेल जाने की बजाय आए
और आके पार्लियामेंट के अंदर अपना इफेक्टिव रोल प्ले करे। अगर कहीं डील हो रही होती तो फिर आज एक और फैसला ना आता। 9 मई का एक और फैसला आज आया है जिसमें पीटीआई के अहम रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इनमें यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा और इजाज चौधरी शामिल हैं। लाहौर की सादे दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में एक मुकदमे का फैसला सुनाया और ये मुकदमा 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा है। पीटीआई के वो तमाम रहनुमा जो कोट लखपत जेल में है उन सबको सजा सुनाई गई मासवाए शाह महमूद कुरैशी के, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का एक केस में ये पॉइंट ऑफ व्यू साबित हो चुका है कि जब ये वाकया हुआ 9 मई का तो शाह महमूद कुरैशी जो कि घाट घाट का पानी पिए हुए हैं वो लाहौर में मौजूद नहीं थे, वो कराची चले गए हुए थे। तो उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी साबित करके खुद को बचा लिया। इसलिए पीटीआई वाले उन्हें भी गद्दार, एजेंट और टाउट कहकर बुलाते हैं कि ये कैसे बच गया। हालांकि वो कानूनी एक मुँह शिगाफी है। और खान साहब भी अगर जिन मुकदमात में उन्हें सजा हुई है अगर वो साबित कर दे कि उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो उनको भी सजाएं माफ़ हो जाएगी। खान साहब ने तो अपने घर में बाकायदा एक हेडक्वार्टर बना रखा था, उसकी कई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन वो अभी तक मंजर आम पर नहीं लाई गई क्योंकि उसके बगैर ही खान साहब को इतनी सजा मिल चुकी है कि उनको फिलहाल लाने की ज़रूरत नहीं है। तो वक्त ज़रूरत वो लाई भी जा सकती हैं। तो कुछ माल जो है वो हिफ्ज़ माद कदम के तौर पर संभाल के रखा गया। अब मुल्क भर में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया और किफ़ायत शहरी मुहिम भी ख़त्म हो गई है। तो हुकूमत ने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया है। सरकारी सतह पर ईंधन की बचत के लिए इक़दाम वापस ले लिए गए हैं। सरकारी मुलाजमिन के लिए जुम्मे की जो छुट्टी दी गई थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब अफसरान को पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत है और 60% सरकारी गाड़ियाँ दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई है। यानी ब्यूरोक्रेसी को ये अलाउ कर दिया गया कि मौजा लुटो। हालात बिल्कुल हो गए हैं ठीक। दूसरी तरफ तजारती मराकज़, कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से जो पाबंदियाँ लगाई गई थी वो बरकरार है। यानी दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद और अगर 9:05 होंगे तो जुर्माना होगा और वो भी 5 से 10,000। और अगर कोई हैंकी फेंकी करेगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे। पाबंदियाँ गालिबन मार्च के आसपास कहीं लगाई गई थी किफ़ायत शहरी मुहिम के तहत। अब पाबंदियाँ अगर लगाई गई थी तो सब पर लगाई गई थी और अगर ये ख़त्म की जा रही हैं तो सब पर ख़त्म की जानी चाहिए। लेकिन अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी पर तो ये ख़त्म कर दी गई हैं। अब वो एक की बजाय 10 गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, पेट्रोल भी आधे की बजाय पूरा मिलेगा, लेकिन बाज़ार बंद रहेंगे। तो ये क्या बात हुई? ये सरासर ज़्यादती है और एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी को खुश किया गया है। इसलिए मौजूदा हुकूमत के अच्छे कामों के बावजूद इन पर ये इल्ज़ाम बढ़ता जा रहा है, ये तासर मजबूत होता जा रहा है कि ये ब्यूरोक्रेसी को खुश करते हैं। आपने कल ही अवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया, लोग बड़ा खुश थे। दूसरी खुशी ये भी होती है कि अवाम को कारोबार करने की इजाज़त दी जाती, क्योंकि जो ताजर तबका है, जो दुकानदार है वो परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और उनके किराए भी नहीं निकल रहे। अब मेरी इस बात को कुछ लोग इसकी मुखालफत करेंगे क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में बरतानिया, स्वीडन, जापान जैसे कानून लागू होने चाहिए। यानी सुबह 10 बजे से पहले कोई ना निकले और रात 10 बजे के बाद कोई ना निकले। तो पाकिस्तान में तो ऐसे हालात नहीं, वहाँ तो लोग माशाल्लाह वेल सेटल्ड है, हुकूमत उनका ख्याल रखती है। यहाँ तो हर दिन कुआं खोदना पड़ता है और पैसे कमाने पड़ते हैं। और पाकिस्तान में ज़्यादातर तबका यही काम करता है, बेचारे रेड़ियाँ पथारे दुकानों से गुजारा करते हैं। ताजर तबके की तादाद ज़्यादा है। तो अगर उनको ये अलाउ कर दिया जाए तो कम अज़ कम वो अपने खर्चात को मेनटेन कर लेंगे। ऊपर से आपने टैक्स इतने लगा दिए हैं जो कि एक और बड़ी ज़्यादती है। लेकिन हुकूमत की मेहरबानी कि उन्होंने मिट्टी के तेल की कीमत में भी कमी कर दी है। पहले पेट्रोल और डीजल सस्ता किया, अब मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे की बड़ी कमी की गई है। मिट्टी का तेल पहले 282 रुपये 19 पैसे था, अब वो सस्ता होकर 233 रुपये 90 पैसे का हो गया। इसके अलावा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम लेवी की शरह भी तब्दील कर दी है। नई शरह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम पर डेवलपमेंट लेवी 40.49 रुपये फी लीटर कम की गई है। पेट्रोल पर रिटेल फरोख्त के लिए पेट्रोलियम लेवी अब 106 की बजाय 66 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल के ऊपर लेवी बढ़ा दी गई है। पंजाब में तो अच्छा काम ये हुआ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर ने फौरी तौर पर किराए में कमी का ऐलान किया है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 15% कमी कर दी है। तो पंजाब में किरायों में कमी होना शुरू हो गई है। साथ ही पंजाब हुकूमत ने
अपनी इंतज़ामिया को मुतहरक कर दिया कि महंगाई कम करने के लिए फौरी तौर पर एक्टिव हो जाए और जिन चीज़ों की कीमतें फरवरी 2026 के बाद बढ़ी है, यानी एंड ऑफ फरवरी जब जंग शुरू हुई है, तो वो कीमतें वापस उसी सतह पर लाने की कोशिश करें जो पहले थी। अब बात करते हैं अमेरिका ईरान के हवाले से। अमेरिका ईरान के दरमियान जिनेवा में मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो गए और अमेरिकी पहुंच गए हैं जिनेवा और ईरानियों के जिनेवा जाने की उम्मीद है, इसलिए नकवी साहब पहुंच गए हैं मशहद और उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि इसराइल ईरान अमन माहदे को सबूताज कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि बिन्यामीन नेतन्याहू ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो ईरान के साथ देरपा अमन माहदे की अमेरिकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की लबनान में जंग जारी रखने के लिए दो अहम मामला है, एक तो दाखिली सियासी दबाव है और दूसरा इलेक्शन है। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया कि रवा साल तयशुदा कौमी इंतखाबात के पेश नज़र नेतन्याहू की सियासी बका इस बात से जुड़ी हुई है कि अवाम को दिखाएं कि वो किसी के दबाव में नहीं आ रहे और वो लबनान से फ़ौजें वापस नहीं बुलाएंगे। दूसरी तरफ इसराइल डोनाल्ड ट्रंप के अमन सूबे की शराइत से नाखुश है क्योंकि वो समझता है कि ईरान पर दबाव डालने के लिए जो कुछ किया गया वो ज़ाया हो रहा है। तो इसराइल की पूरी कोशिश है और इसराइल की हालत ये कि सुबह मुआहदा करता है, शाम को तोड़ देता है। अमेरिकी सदर ने भी ये कहा कि इसराइल उनके कहने सुनने में है, नेतन्याहू उनकी बहुत मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कल भी अमेरिका ने लेबनान और हिजबुल्लाह में सीज़ फायर कराया, मुआहदा कराया, लेकिन रात गए फिर लबनान पर इसराइल ने हमला कर दिया। तो लबनान पर होने वाले मोहलक हमलों ने जंगबंदी के मुआहदे की कामयाबी को शदीद ख़तरे में डाल दिया है। अब ट्रंप के जो सियासी मुशीर है स्टीव विटकोफ, वो स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए होंगे क्योंकि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है और उन्होंने वहाँ पे कुछ मामला तय किए हैं। तो अमेरिका ने अपनी टीम जो है वो ऑलरेडी बर्गन स्टाक में भेज दी है ताकि ईरानी वहाँ पर आए और मुज़ाकरात शुरू किए जा सकें, क्योंकि ये मुज़ाकरात जो हैं वो ईरान ने मनसूख किए। वजह ये थी कि लबनान के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे थे। अब जंगबंदी के बाद वाइट हाउस के हुकाम का मौक़िफ़ है कि आ जाए ईरान और अब दोबारा से जोहरी मुज़ाकरात के ऊपर बातचीत शुरू करे। अब टीम पहुंच गई है, मुज़ाकरात का वक्त और तारीख तय नहीं पाया और गालिबन अमेरिकी नायब सदर जेडी विनस भी मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। और अमेरिकी ज़रा ने दावा किया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, जबकि जो मरकज़ी इनके मुज़ाकरात कार है बाकर कालिबोफ, उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। अब ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को लबनान में सीज़ फायर से मशरूत कर रखा है और जैसे ही दोनों जिनेवा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो इसराइल लबनान के ऊपर एक और हमला कर देता है। तो अब ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात है ये सालिस ममालिक की मौजूदगी में होने हैं। 60 दिन की डेडलाइन है जिसमें हतमी मुआहदा तय पाना है, तो काफ़ी वक्त है जिसमें तकनीकी और माली मामलात के अलावा जोहरी प्रोग्राम या अफजूदा यूरेनियम के ऊपर बात होनी है। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी आइंदा हफ्ते मशरिक़ वस्ता जा रहे हैं। मार्को रूबियो इमारात, कुवैत, बहरीन का दौरा करेंगे और इन सारे मामलों के ऊपर बात करेंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान की एक बार फिर तारीफ़ की है और वो कह रहा है पाकिस्तान में वो दो ही लोगों को जानते हैं, एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो एक बहुत ही अजीम लीडर हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के लीडर हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान में डील की बातें करने वाले और हुकूमत और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात के दावे करने वाले और ये कहने वाले कि एक पेज फट गया और शहबाज शरीफ की हुकूमत जानने वाली है, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैगाम दिया है। और उन्होंने कहा कि I'll tell you, I got to know some that I didn't know very well in Pakistan. You have the field marshal, who's great, Munir, he's great, and you have the prime minister, and they just get along great. I figured, well, maybe the military guy would be, he totally respects the prime minister. It's a beautiful thing to see. But they really helped us with this deal. They were, they knew the Iranians, they knew the people. And यानी अमेरिकी सदर कह रहा है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ का बड़ा एहतराम करते हैं और वो ईरान को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और उनका ये बड़ी अच्छी बात है। और उनकी गुफ्तगू से ये तासर मिला कि चूँकि पाकिस्तान में जो फौजी हुक्मरान है उनकी सिविल हुकूमतों से बनती नहीं,
पहली मरतबा अमेरिका को लगा कि सिविल और फौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पर है और दोनों जो है वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और फील्ड मार्शल होने के बावजूद जनरल आसिम मुनीर जो है वो शहबाज शरीफ की बात को रद्द नहीं करते और उनको बाईपास नहीं करते। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मतलब यही था कि ट्रंप ने टका के यूथियन दसा कि केड़ी डील और कौन सा एक सफ़ा फट रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो इस बात पर शुक्रगुजार है कि चीन ईरान के तनाज़े से दूर था। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि चीन ईरान के तनाज़े में शामिल ना हो, तो चीन मान गया कि वो आपने हुर्मुज़ के ज़रिए तवानाई की तरसील पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार के बावजूद मुदाखलत नहीं करेगा। तो ये पहली मरतबा ट्रंप ने इंकशाफ किया कि चीन जो कि ईरान का बड़ा करीबी दोस्त समझा जाता है, उसने क्यों इस मामले में कोई मरकज़ी किरदार अदा नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान ने चीन को पूरा लूप में रखकर सब कुछ किया। तो ट्रंप ने कहा कोई साल फिर चीन का एक और दौरा करेंगे। कि अमेरिका में एक और बहस छिड़ गई है कि ये जो अभी नई मफाहमत की याददाश्त है MOU, क्या इसको कांग्रेस के सामने पेश करना लाजमी है और क्या इसको मंजूर कराया जाना लाजमी है और इसके बगैर ये मुआहदा नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई सरकारी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। एक बात तो पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि अमेरिका जितना जंग लड़ने के लिए डेस्परेट था उतना ही मुआहदे के लिए डेस्परेट है। वजह क्या है कि बड़ा खर्चा होया। एक मुआशी तहमीने के मुताबिक अस्करी खर्चात और तवानाई की जो कीमतें हैं सब मिला जुला कर अमरीका को ये जंग घर में 132 अरब डॉलर की पड़ी है। और दूसरा, ईरान की बहाली के लिए 300 अरब डॉलर देने हैं। गो अरब ममालिक से कहा गया कि वो पैसा देंगे, लेकिन इसके लिए अमेरिका की जेब भी जाएगी। तो अमेरिका को तकरीबन ये जंग 432 अरब डॉलर पड़ रही है अगर मोटा मोटा देखा जाए। तो अमेरिका तो चाहेगा जंग बंद हो जाए, वरना ये तो बिल बढ़ता जाएगा। तो नुकसानात के ज़ाले की रकम को डालकर देखा जाए तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और अमेरिका मौशी दबाव का भी शिकार है। खुद ट्रंप मान चुके हैं कि उनके तेल के ज़खायर भी कम हुए हैं और इसी वजह से अब उन्होंने जो बहरी मुआसरा है वो उठाया और तेल की तरसील शुरू हुई है ताकि बाकी गल्लां तो होंदियां रहनियां, तेल तो पूरा हो। तो तेल की तरसील शुरू हो गई है। पाकिस्तान के हवाले से एक और ख़बर ये कि बन्नू में सड़क किनारे नस्ब बम धमाकों से 7 अफराद शहीद हो गए हैं। मरका बीरा में बैक टू बैक 2 धमाके हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद फटने से एक मुसाफिर वैन उसकी जद में आ गई। 5 मुसाफिर उसमें जाम बहक हुए। जैसे पुलिस वहां पर पहुंची, इमदादी टीमें पहुंची, तो कुछ देर बाद दूसरा धमाका हो गया जिसकी जद में आकर इमदादी कार्रवाई करने वाले 2 अफराद भी जाम बहक हो गए। तो 7 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, गाड़ी मुतासर हुई और कई लोग जख्मी हैं। ये जो मुसाफिर बहन है ये गाँव हाथी खेल से बन्नू जा रही थी। तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी का ये बड़ा ही अलमनाक वाक़या है। तो PTI हुकूमत के साथ डील की बातें कर रही है, लेकिन एक डील हुई है और वो भी बड़ी डील है। और वो डील की है पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम ने। उन्होंने रिकॉर्ड साज स्पॉन्सरशिप डील कर ली है। बाबर आजम ने स्पोर्ट्स कंपनी CA के साथ एक मुआहिदा दोबारा किया है। ये उनका पहले से मुआहिदा चल रहा है, लेकिन अब उन्होंने उसकी मालियत बढ़ा दी है। तकरीबन 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर सालाना में उन्होंने CA के साथ मुआहिदा किया है, जिसके बाद बाबर आजम भारत के खिलाड़ियों के अलावा एशिया के सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, जो सिर्फ क्रिकेट गेयर स्पॉन्सरशिप से ये रकम हासिल कर रहे हैं। तो बाबर आजम की आलमी शोहरत, मुस्तकिल कारकर्दगी और ब्रांड वैल्यू का एक बड़ा सबूत है कि एक बड़ा स्पॉन्सरशिप उनके ऊपर एतमाद कर रहा है। अब बाबर की किस्मत काफ़ी अरसे से ख़राब चली आ रही है, परफॉर्मेंस के हवाले से भी और कप्तानी के हवाले से भी, लेकिन पैसों के मामले में वो बिल्कुल अनलकी नहीं है और उन्होंने एक बड़ी डील साइन की है। और इसके अलावा वो पाकिस्तान के अब भी सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले क्रिकेटर में शुमार होते हैं। तो डील होती है तो फिर ऐसी होती है। तो अब तक के लिए इतनी आपसे मुलाकात होती है। अगले व्लॉग में अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।